हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ बहुत हार्डवर्क कर रहे होंगे ताकि आने वाले लाइफ में आप सभी सक्सेसफुल हो जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, पीएचडी भी कर लें। ठीक है। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोशल मीडिया पे जहां पे भी हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पे भी आप हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। जब आप वीडियोस को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे खुशी मिलती है और मुझे एनर्जी भी मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डायडेक्टिक हो। ठीक है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अब देखिए, आज का एक यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे 5 क्वेश्चंस पक्के हैं, आते ही हैं। ये यूनिट है पीपल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। लोग, मनुष्य, पर्यावरण और विकास। आप सभी को पता है कि आज के दौर में जो हमारा इन्वायरमेंट है ये बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है, बहुत एक चिंता का विषय है क्योंकि ये हमने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर दिया है, हमने मतलब ह्यूमंस ने। ठीक है। तो पहले के दौर में, आज से अगर आप 50 ईयर्स बैक चले जाओगे, 60 ईयर्स बैक चले जाओगे, तो इन्वायरमेंट इतना बड़ा कंसर्न नहीं था। लोगों को कुछ नहीं पता था कि इन्वायरमेंट को भी हम क्षति पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। लेकिन 1969 में यूनाइटेड नेशन को ऐसा फील हुआ, उन्होंने अपने रिसर्च में ऐसा फील किया कि इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल डिग्रेड होता जा रहा है, इसकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। और यूएन ने एक समिट बुलाया, जिस समिट में करीब जितने भी मुल्क हैं पूरे वर्ल्ड के, है ना, मोर देन 200 कंट्रीज उस समिट में गए और उन सभी को ये चीज़ बताया गया कि इन्वायरमेंट कितना बड़ा कंसर्न है। देखिए, डेवलपमेंट हम सभी चाहते हैं। आज के टाइम में इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सभी को जॉब्स चाहिए, सभी को घर चाहिए, खाना चाहिए, है ना, कपड़े चाहिए। तो उन सभी इतनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए हम भी मजबूर हैं कि इन्वायरमेंट को हम जो है एक्सप्लॉइट करते ही हैं। अभी इंडिया में ही देखिए, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं ना, ताकि हम घर बना सकें, कारखाने लगा सकें, फैक्ट्रीज सेटअप कर सकें। लेकिन उससे कितना बैड इंपैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है, हमारी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है, ये भी किसी से अछूता नहीं है। ठीक है। तो यूएन को ये चीज एहसास हो गया कि इन्वायरमेंट जो है ये किसी कंट्री का कंसर्न नहीं है, ये ग्लोबल कंसर्न है, ये वैश्विक मुद्दा है और पूरे विश्व को एक मंच पे आना होगा, एक साथ काम करना होगा, तब जाके इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम है वो जो है सॉल्व होगा। किसी एक कंट्री के इनिशिएटिव लेने से यहाँ पे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है। और उन्होंने 1969 में जो है एक मीटिंग बुलाई और सारे कंट्रीज को सबसे पहले तो ये बताया कि आप अपने कंट्री में डेवलपमेंट तो करें, ये तो अच्छी बात है कि आप आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे विकास करें, डेवलपमेंट का काम करें, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, मतलब चीजें इको फ्रेंडली हों, है ना। और इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने मिलीनियम डेवलपमेंट गोल दिया, जिसमें 8 गोल्स थे। तो इंडिया ने 2000 में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल को फॉलो करना शुरू किया, उसकी कट ऑफ डेट 2015 तक थी। ठीक है। उसमें 8 गोल्स थे, जैसे कि भूखमरी को खत्म करना, बेरोजगारी को खत्म करना, है ना, HIV, एड्स वगैरह, मलेरिया, इन सभी को खत्म करना। इस तरह के गोल्स थे जो 2015 में हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इससे क्वेश्चन अब नहीं आता है क्योंकि 2015 में हमने मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य को पूरा कर लिया है। क्वेश्चन किससे आता है अब आज के दौर में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य, जो कि 2015 से शुरू होकर 2030 तक इसका टारगेट है। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन से ऐसे 17 पॉइंट्स हैं जिसको यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने भारत को सौंपा है, भारत को दिया है एक जिम्मेदारी के तौर पे कि आप इन 17 लक्ष्यों को पूरा करें और कब तक? 2030 तक पूरा करें, किसी भी कीमत पे। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उस 4 ऑप्शन में 3 तो सतत विकास लक्ष्य के पॉइंट होंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नहीं होगा, आपको वो टिक करना है। ठीक है। तो इस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है, बट अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो 17 पॉइंट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 से स्टार्ट किया है और 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पहला है नो पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी मिटाओ। अब आपने इंडिया में देखा होगा, इंदिरा जी के टाइम से ही गरीबी मिटाओ अभियान चल रहा है ना, इवन नेहरू जी के टाइम से भी चल रहा है गरीबी मिटाओ अभियान। तो भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2030 तक हमारे देश में गरीब नाम का कोई शब्द ना रहे, है ना। गरीब का मतलब ये नहीं होता कि जी सब करोड़पति हो जाएं, लेकिन सबके पास कम से कम इतना धन हो कि 2 वक्त की रोटी और कपड़े, है ना, और मकान एक कम से कम हो। और आज आप देख रहे हो कि जो भारत सरकार का जो स्कीम है, हाउस
हाउस फॉर एवरीवन बाय 2022, जिसके तहत आपने अपने गांव, मोहल्ले, शहर, जिले में देखा होगा कि सभी को घर मिल रहा है, पक्का का मकान मिल रहा है, उसके लिए धन मिल रहा है। ये इसी लक्ष्य के तहत है। अब देखिए करीब करीब मोदी सरकार का भी ये लक्ष्य है कि 2022 तक पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी का भी जो है झोपड़ी नहीं होगा, सबका पक्का का मकान होगा, और बड़ी तेजी से काम चल रहा है। ये आप अपने समाज गांव में देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो मकान की व्यवस्था हो गई। नौकरी के लिए लोन्स वगैरह सरकार, आपको पता है कितनी सारी लोन्स, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और तमाम तरह के लोन्स की फैसिलिटीज दे रही है। तो ये सब यूएन की तरफ से जो दिया गया है, तो हमने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए, जीरो करने के लिए तमाम तरह के स्कीम्स चला रखे हैं, ताकि 2030 तक गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाए हमारे देश से, सबको कुछ कुछ काम मिल पाए, है ना। और यही कारण है कि आज के टाइम में इतने निजीकरण वगैरह हो रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि जी सबको काम मिले, है ना, सबको काम मिले, क्योंकि हमारी आबादी कोई 1 करोड़ नहीं है, 150 करोड़ के आसपास जा चुकी है, अभी आने वाला है सेंसस। तो सबको जॉब देना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सरकार विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और कई तमाम तरह की स्कीम्स चला रही है। तो पहला क्या यूएन ने हमें जिम्मेदारी दी है, जीरो पॉवर्टी आपके यहाँ होनी चाहिए, उसके तरफ सरकार काम भी कर रही है। उसके बाद है जीरो हंगर, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जीरो हंगर मतलब आप देखते होंगे अभी भी भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, आप झारखंड में आइए, कई सारे ऐसे जिले हैं, छत्तीसगढ़ में जाइए, कई सारे ऐसे जिले हैं, बंगाल में जाइए, कई सारे ऐसे, जहां आज भी लोग भूखमरी से मरते हैं। आज भी भूखमरी बड़ी आम समस्या है वहां की। तो हंगर को आप कैसे, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो बिल्कुल एग्रीकल्चर बहुत सरप्लस में होता है, और दूसरी तरफ आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जिले हैं, राज्य हैं जहाँ लोग भूखमरी से मर रहे हैं। उड़ीसा जाइए, बहुत सारे जिले हैं, लोग मरते हैं भूखमरी से। तो इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आप कम से कम मनुष्य अगर ह्यूमंस हैं, तो हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि हम लोगों को कम से कम इतना तो सबल बना दें कि वो भूखे ना मरे, 2 वक्त की रोटी तो मिले उन्हें। और दूसरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका मतलब कि जो हम खेती कर रहे हैं वो बिल्कुल सस्टेनेबल हो, सस्टेन करे। ऐसा ना हो कि आपने इतना ऑर्गेनिक उसमें चीज मिला दिया, खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, लोभ लालच के लिए, कि वो पता लगा कि 4 साल के बाद उसकी जो फर्टिलिटी है वही खत्म हो गई। तो आपको एक तो हंगर को खत्म करना है, उसके लिए आपको खेती अच्छे से करनी होगी, है ना। और खेती कैसी, ऐसा ना हो कि लोभ में आकर आप उसमें बहुत ज्यादा अनायास चीजों को मिलाने लग जाओ, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तमाम तरह की चीजें, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी ना। तो एग्रीकल्चर कैसा हो, सतत हो, लंबे समय तक चलने वाला हो, टिकाऊ हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इस ओर भी काम हो रहा है, और अभी नया जो कृषि बिल आया है वो इसी ओर एक कदम है। ठीक है, उसको हम कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन नया कृषि बिल जो है वो एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेन बनाया जा सके उसमें इसकी बात करी गई है। ठीक है, इसके बाद है गुड हेल्थ एंड हेल्दी लिविंग ऑफ ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस। गुड हेल्थ, देखिए हेल्थ बहुत जरूरी है। पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अस्पताल की सुविधा भारत में बहुत अच्छी नहीं थी, या भारत के और भी विश्व के अलग अलग देशों में बहुत अच्छी नहीं थी। अब आज के टाइम में देखिए सरकार ने घोषणा किया है कि हर राज्य में कम से कम आधा दर्जन एम्स होना चाहिए। अब छोटे छोटे जिलों में भी एम्स खुल रहा है ना। आप भी जहां पे भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके आसपास एम्स का निर्माण जरूर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? एम्स ही नहीं, तमाम तरह के जो जिला के में भी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे भी फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है, धीमी है, लेकिन गवर्नमेंट इसको लेके कंसर्न है, और हम लोग भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। क्योंकि अगर जो भी हम लोग सभी ह्यूमंस है ना, तो हम अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज ना दे पाए अपने लोगों को, तो फिर क्या फायदा है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं सभी को। उसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे आसपास हॉस्पिटल्स हों अच्छे, स्वच्छ वातावरण हो, साफ सफाई हो, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। आपको पता है कि खासकर हमारे भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे लैंगिक असमानता बहुत ज्यादा है, जेंडर इनइक्वलिटी। हरियाणा में आप चले जाइए, राजस्थान में जाइए, है ना, और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भी महिलाओं के साथ पक्षपात किया जाता है। पहले तो जो है भ्रूण हत्या ही हो जाता था, पेट में ही, मतलब कि डिलीवरी से पहले ही पता लग गया बेटी है, मार दिया उसको। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी बेटी है तो नहीं पढ़ाना है, बेटी है तो 18 साल हुआ शादी कर दो। ठीक है, इस तरह की जो असमानताएं हैं समाज में, लड़की है तो उसको जो है कम सैलरी पे भी रख लेंगे। इस तरह की जो असमानताएं हैं समाज में अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अभी भी कुछ है, उसको भी हमें खत्म करना है। 2030 तक बिल्कुल जेंडर को इक्वल बना देना है। और अब तो मैं आपको बताऊं कि ट्रांसजेंडर तक को भी हक मिल गया, है ना।
आर्टिकल 377 को लीगल करार दे दिया गया है। अब ट्रांसजेंडर को भी नौकरी मिलेगी। अब आप नेट का जो भी फॉर्म भरे हो वहाँ आपने देखा होगा कि ऑप्शन में आ रहा है यू आर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर का भी एक कॉलम अब आ चुका है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मेल और फीमेल ही समाज के अंग नहीं है, ट्रांसजेंडर भी इस समाज के अंग है। उनको भी, उसको भी लैंगिक समानता में ही हमें जो है जगह देना है, उसको भी इक्वलिटी हमें देनी है, क्योंकि वो बाय नेचर है, वो बाय चॉइस नहीं है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आप भी पक्षपात किसी भी ट्रांसजेंडर के साथ ना करें। इसके बाद है क्लीनलीनेस एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर। देखिए, स्वच्छता और वाटर मैनेजमेंट, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। और जब से खासकर मोदी जी आए हैं तो आपने देखा होगा कि स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, है ना, कितनी, मतलब 2015 से ही मैं देख रहा हूँ एकदम हर कॉलेज, विश्वविद्यालय, गली मोहल्ले, नगर निगम प्रचार प्रसार खूब कर रही है। और अब लोग सफाई के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं, नगर निगम भी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट भी अब हम प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह पे डैम बने, है ना। और भी जो वाटर मैनेजमेंट के नए नए स्कीम्स हैं उस पर भी सरकार काम कर रही है। जल योजना, जो लोग बिहार से हैं, अभी बिहार में जल योजना चल रहा है, घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। झारखंड में भी पहुंचाया जा रहा है, दिल्ली में तो ऑलरेडी है, हरियाणा में है। तो ये क्या है, ये वाटर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना वाटर है, हम उसको क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से वाटर की क्राइसिस का सामना हमें करना पड़ता है। तो हम एक ऐसा वाटर का मैनेजमेंट करें कि पानी की कभी कमी ना हो, है ना, और जितना जरूरत है हम उतना ही यूज करें, उसको बेकार ना करें। अब बारिश होती है, सारा पानी बर्बाद हो जाता है, तो हम क्या उसको कंजर्व नहीं कर सकते? तो इसी को वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं, कि जो भी जल हमारे पास आ रहा है उसका संरक्षण हम करें, उसको कंजर्व करें, ताकि हम भी उसको यूज करें और आने वाला जनरेशन भी उसको यूज कर सके। ये बड़ा ही आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद है सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी। देखिए, ऊर्जा, आज के टाइम में गवर्नमेंट ऊर्जा, एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पेट्रोल डीजल आपको पता है कितनी महंगी हो गई, और आने वाले दौर में वो खत्म भी होने वाला है। 2050 तक तो अनाउंस है कि पूरे विश्व से पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसी एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं जो कैसी हो, सस्टेनेबल हो, जो सस्टेन कर सके, लंबे समय तक चल सके। तो इसलिए हमने कैसी गाड़ियां बनानी शुरू कर दी, सोलर कार, सोलर स्कूटी, इलेक्ट्रिकल स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार, है ना, जो कि लंबा चले। क्योंकि सन, अब हम लोग इवन इलेक्ट्रिसिटी भी जो घर में यूज कर रहे हैं, कई घरों में सोलर का वो लगा हुआ है पैनल, उससे वो जो है बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, अपने घर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और तमाम तरह के जो एलपीजीज वगैरह हैं, इसका क्राइसिस होगा। इसलिए सरकार अभी से ही इलेक्ट्रिसिटी वाले चीज़ों पे, सोलर से बनी हुई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। इवन जो इसके क्षेत्र में काम करते हैं उनको सब्सिडी भी मिलती है, लोन भी मिल जाता है आसानी से। ठीक है, ताकि इसका प्रमोशन हो सके, इसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे लक्ष्य हैं 2030 तक। और आप देख भी रहे हो आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल कार आ चुका है, इलेक्ट्रिक की स्कूटी आ चुकी है, सोलर कार तक आ गया मार्केट के अंदर। तो ये सब उसी और कदम है। ठीक है जी। इसके बाद है गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर लाइफ फॉर ऑल। अब हमारे यहाँ पे एक समस्या तो है भारत के अंदर भी की भी, अगर हम बात करें, कि हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख भी जाते हैं फिर भी बेरोजगार है। अब कोई मान लेते हैं कि एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, मास्टर्स लेवल तक की पढ़ाई कर ली, और उसको बताइए 10,000 रुपये का जॉब मिल रहा है, और उसको मिलना चाहिए उसके लायक जॉब, उसको मिल रहा है प्यून क्लर्क का जॉब मिल रहा है। ठीक है, इवन पीएचडी तक कर लेने के बाद हमारे इंडिया में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये बहुत बड़ा सच है कि अगर हमारे भारत के अंदर कोई पीएचडी भी कर ले, जो कि एजुकेशन का सबसे हाईएस्ट माना जाता है करीब करीब, ठीक है, तो उसके बाद भी इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। तो ये जो स्थिति है इसको कम करना, इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, है ना, आर्थिक सुधार कैसे हो, हम क्या ऐसा काम करें कि हमारे जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा बूम हो। ठीक है, और जॉब सबको मिले, ताकि बेटर लाइफ, हम ह्यूमंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा लाइफ डे बाय डे बेटर हो, ना कि हम और गर्त में जाएं। ठीक है, आज आपके पास अगर 2 रुपये है तो कल को आप 20 रुपये कमाओ, फिर 200 रुपये कमाओ, ये बेटरमेंट की तरफ हम बढ़ें। उसके लिए क्या जरूरी है कि गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज को लाए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ना कि हम लोग डिप्रेशन में जाएं, है ना, मंदी आए बाजार में। तो ये भी एक आवश्यक पॉइंट है। इसके बाद है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि सतत औद्योगिकरण। आप जो भी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उसको ये सोच के ना लगाएं कि जी मुझे 5-10 साल के लिए ही लगाना है, या फिर ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाला हो, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरह का ना हो। अदरवाइज सरकार ऐसे भी उस पर ताला लगा देगी एयर एक्ट 1981 के तहत।
तो आप जो भी अब उद्योग खड़ा करना चाह रहे हैं, प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो इको फ्रेंडली हो, वो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ये सब ना करे, है ना, कम से कम करे, और लोगों को नौकरी भी मिले, उनको एक अच्छी सैलरी भी मिले। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि लंबे दौर तक चल सके, और वो तभी लंबे दौर तक चल सकेगी, लंबे समय तक, जब आप उसको ऐसा बनाएंगे जो पॉल्यूशन फ्री हो, है ना, अदरवाइज वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है जी। इसके बाद है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी विथ एंड विद इन कंट्रीज। इसका मतलब जो इनइक्वालिटी है, जैसे भारत मान लेते हैं कि गरीब देश है, अमेरिका अमीर देश है, बांग्लादेश भारत से भी गरीब है, पाकिस्तान भारत से भी गरीब है, तो ये जो इनइक्वालिटी है, चाहे वो आउटसाइड कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज हो या इनसाइड कंट्रीज हो, है ना, उसको कम करना। अब भारत के अंदर ही देखिए बहुत सारे राज्य हैं, साउथ इंडिया बहुत समृद्ध है ना, अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें, झारखंड, बिहार, बंगाल, ये पिछड़ा हुआ राज्य है ना, तो उनके लिए ऐसा ना हो जैसे दिल्ली में जो है, मान लिया कि एक बिहार के लोग हैं तो उनको एक हे दृष्टि से देखा जाता है कि जी बिहारी है मतलब गरीब होंगे, है ना। तो ये जो इनइक्वालिटी है देश के अंदर और देश के बाहर भी है, जो बड़े देश हैं वो अपने आप को, है ना, भाई मैं अमेरिकन हूँ, है ना, मैं ब्रिटिशर हूँ, ठीक है, तो समानता जो है ग्लोबल लेवल पे भी हो और इनसाइड कंट्री भी हो। आप भले डेलाइट हो, भले आप कन्नड़ हो, और भले कोई झारखंडी हो, बंगाली हो, लेकिन सब समान हो। आप ऐसी एक विचार उत्पन्न करें समाज के अंदर कि भले ही कोई समृद्ध हो, कोई कम समृद्ध हो, लेकिन उसके अंदर समानता की भावना हो, है ना। तो हर जगह इकोनॉमिक ग्रोथ आपको करना है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में खूब इंडस्ट्री लगा दिया और जी बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, तो बिहार के लोग कहाँ जाएंगे, दिल्ली ही ना जाएंगे काम करने के लिए तो इट मीन्स कि आपको बिहार में भी कारखाना लगाना है, ताकि बिहार के लोग बिहार में ही रहें, वहां पे भी पैसा कमाएं, उसका भी सम्मान हो। ठीक है, इस चीज का सरकार ध्यान दे रही है और आज के समय में लग भी रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल सरकार बहुत ही तरीके से इस विषय पे काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद है हमारा सस्टेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट मीन्स कि जो हमारा शहर का विकास हो रहा है और ह्यूमन का सेटलमेंट है वो भी सस्टेनेबल हो। अब देखिए सस्टेनेबल पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ये जो शब्द है ना बड़ा पायस है और आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है। इस चीज को समझिए तो आप पूरा बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इन्वायरमेंट को। पहले के टाइम में सरकार या मनुष्य भी उतना सोचता नहीं था, बस उसको पैसा कमाना है, उसको पता ही नहीं था कि पर्यावरण होता क्या है ना, इसको कैसे दूषित हो रहा है, तो क्या मतलब है इसका। अब लोगों में जागरूकता आ गई, तो अब गवर्नमेंट भी ये चाहती है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसा काम हो जो सस्टेनेबल हो, मतलब टिकाऊ, जिसको आप कहते हो ना, कि जिसको आप भी यूज करो और आपका जो आने वाला जनरेशन है उसको वो भी यूज करे। ऐसा ना हो कि आप जो काम करो इतना प्रदूषण कर दो कि जी 10 साल में आपका ताला लग जाए आपके कारखाना पे, और दूसरों को तो नुकसान जो पहुंचाया आपने वो पहुंचाया ही। तो सस्टेनेबल पे विशेष इंफेसाइज किया गया है। तो सस्टेनेबल सिटीज इट मीन्स, अब देख रहे हो पहले भारत गांव का देश कहता था, इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेजेस कहा जाता था ना। अब देखिए सब शहर हो रहा है। अब वो भारत वो 1950 वाला भारत नहीं रहा। अब आप बिहार भी आएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे, झारखंड आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो ऐसे 20 साल पहले देहात थे, वो उसमें आज आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, कंपनीज दिखेगी, एयरपोर्ट दिख जाएगा, एम्स दिख जाएगा। तो अब भारत जो है शहर की ओर बढ़ रहा है, भारत में भी शहर की संख्या बढ़ रही है। तो हम ऐसे शहर का निर्माण करें जो सस्टेनेबल हो। इट मीन्स कि शहर बन रहा है तो उसको प्लानिंग के साथ हम बसाएं, उसमें थोड़ा सा पार्क भी हम बना दें, थोड़ा जंगल भी उसमें बना दें, घर भी बने। इट मीन्स कि इन्वायरमेंट भी रहे वहां पे और लोग भी रहे, क्योंकि पर्यावरण और मनुष्य दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। सिर्फ मनुष्य समाज में नहीं रह सकते, मनुष्य जितना आवश्यक है समाज के लिए, पर्यावरण भी उतना ही आवश्यक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जो भी शहरें बस रही हैं उसको हम सस्टेनेबल बनाएं। ठीक है, उसके लिए हम पेड़ पौधे हर चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ये आवश्यक है। इसके बाद है हमारा क्लाइमेट एक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स। क्लाइमेट एक्शन का मतलब क्या होता है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव। आपको पता है कि हर 25-30 सालों पे क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो उसका नुकसान भी हमें सहना पड़ता है। ठीक है, तो क्लाइमेट को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ रहा है वो हम करें। और इतना जो आप यूएन जो इतना 17 गोल हमें दिया है वो इसलिए तो दिया है ताकि क्लाइमेट को हम बिल्कुल मेंटेन रख सकें, क्योंकि जलवायु जैसे ही परिवर्तित होगी, क्लाइमेट जैसे ही चेंज होगा, तो उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर। तो क्लाइमेट को हम बचा के रखें जैसा है। अब जैसे आपने सुना होगा कि बर्फ जो माउंट एवरेस्ट का जो बर्फ है वो हर साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर पिघल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आपने सुनी ही होगी। ठीक, ओजोन लेयर में डिप्लेशन आ रहा है,
है ना, हरास हो रहा है उसका। तो ये सारी जो समस्याएं ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ना। और क्लाइमेट चेंज अगर बहुत ही वृहद लेवल पे हो गया तो मनुष्य ही खत्म हो जाएगा इस धरती से। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो पर्यावरण को बचाइए, तभी हम लोग जो है सरवाइव कर पाएंगे अर्थ के ऊपर, वरना इंसान भी इतिहास बन जाएगा। इसलिए यूएन भी कंसर्न है, भारत सरकार भी कंसर्न है, और हमें भी कंसर्न होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ ओशन, सीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेराइन रिसोर्सेज। अब हम जो ओशन का यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि अर्थ पे 2/3 तो सिर्फ वाटर है, समुद्र है, ओशन। हम ओशन तक को नहीं छोड़ रहे हैं। इंसान देखिए कैसी चीज है। ओशन में आपको पता है ना, ओशन रिसोर्सेज से भरा हुआ है। आप पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, है ना, और बहुत तरह के तमाम तरह के नेचुरल रिसोर्सेज समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। और इंसान अपने ग्रीड के चक्कर में क्या करता है, उसको निकालना है 10 kg और निकालता है 1000 kg, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा पाए। उसमें तमाम तरह के केमिकल्स को यूज़ करता है, फर्टिलाइजर को यूज़ करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके। और आपको अगर ज़रूरत है 10 kg की और आप निकालोगे 1000 kg, तो हार्म होगा कि नहीं? कोई गाय है, सपोज करिए गाय 5 किलो दूध देती है, और अब आप उसको इंजेक्शन लगाओगे, है ना, और इंजेक्शन लगा के उसका 5 किलो का 25 किलो निकालोगे, तो वो कितने दिन स्वस्थ रह पाएंगी? आप सोचिए इस बात को। तो जिसका जो कैपेसिटी है उतना ही उससे लीजिए। लेकिन इंसान क्या करता है, उसको बिल्कुल दोहन करने लग जाता है, जिस वजह से आज के टाइम में ओशन भी पॉल्यूट हो रहा है। ओशन में भी जो वाटर है, समुद्र का जो पानी है, वो भी प्रदूषित हो रहा है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर ऐसा होता रहा लंबे समय तक, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खतरा है हमारे ऊपर। तो इसके लिए सरकार को भी सख्त होना बहुत जरूरी है, ताकि ओशन का यूज उतना ही हम करें जितनी की आवश्यकता है, और केमिकल वगैरह का यूज ज़्यादा ना करें, उतना करें जितना से हमारा काम चल जाता है। ठीक है। इसके बाद है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ग्लोबल पार्टिसिपेशन। इट मीन्स कि आज के टाइम में ग्लोबल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि पूरे विश्व में 252 मुल्क कहे जाते हैं, 252 मुल्क मान लेते हैं देश हैं, तो उनके बीच ग्लोबल पार्टिसिपेशन। सपोज करें कि इंडिया में खेती बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उद्योग नहीं है। अमेरिका में खेती नहीं है लेकिन उद्योग है, तो क्या वो हमें उद्योग दे सकते हैं? हम उन्हें खेती का सामान जो है, कृषि एग्रीकल्चर फूड्स वगैरह दे सकते हैं, मसाले, फल, ये दे सकते हैं। जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, भारत के पास जो है मसाले अच्छे हैं, तो हम उनको कुछ खाने का सामान दे दें, वो हमें कुछ टेक्नोलॉजी दे दें। ऐसा चल भी रहा है, आप देखते भी होंगे। सरकार MOU साइन करती है बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो यूएन ये भी चाहता है कि देश आपस में जो है मिलकर काम करें, क्योंकि मेरे पास हो सकता है कि GRF की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती है, तो मैं आपसे सीखूंगा, आप ये मेरे से सीख लो। ठीक है। तो इस तरह का ग्लोबल जो पार्टिसिपेशन है, ग्लोबल जो कनेक्टिविटी है, ग्लोबल जो कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, फोर्टिफाई हो, सुदृढ़ हो। इस ओर भी हमें काम करना है, और हम कर भी रहे हैं। इसलिए सरकार, आप देखते हो कि आए दिन मोदी जी कभी रसिया चले गए, जापान चले गए, कभी अमेरिका चले गए, कभी ब्रिटेन चले गए, कभी आयरलैंड चले गए, और वहाँ से MOU साइन करते हैं, ताकि हम दोनों का संबंध अच्छा हो और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हम मिलकर काम कर सकें। ठीक है। तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो मैंने आपको बताया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में अपने रखिए, लर्न करिए। ये एग्जाम में जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम की चीज़ है। ठीक है। लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो मुझे एनर्जी मिलती है। तो हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।